So hello everybody. Today we are going to start a very important chapter of class 9 of first chapter. This is first chapter of economics. इकोनॉमिक्स के पहले बिल्कुल डिफरेंट बुक थी, उसमें 4-5 चैप्टर्स होते थे, लेकिन इस बार हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं एंड आई बिलीव शायद हाफ ईयरली में यही चैप्टर आएगा क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक चैप्टर है। आपका बेसिक बनाएगा ये इकोनॉमिक्स में। आप पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स हमको पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, वो सब कुछ हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम अपनी डेली लाइफ में जो डिसीजंस लेते हैं, यही कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स में। अब वो ये क्या होते हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले बात, ये बिग क्वेश्चंस जो हैं, एक मिनट, यस, ओके। सो ये जो बिग क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, व्हाट डज इकोनॉमिक डील विद, है ना, कि इकोनॉमिक डील किससे करता है, इकोनॉमिक्स में हम सब्जेक्ट मैटर हमारा क्या है, क्या क्या हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, प्रोडक्शन होगा तो कैसे होगा, डिमांड आ रही है तो कैसे आ रही है, ये सब। ठीक है, की क्वेश्चंस क्या है इकोनॉमिक्स में? वेरी सिंपल क्वेश्चंस, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये तीनों क्वेश्चंस। एंड हाउ डू डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम एड्रेस दिस क्वेश्चंस। हर कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम अलग तरह से काम करता है। कहीं पे सारा काम गवर्नमेंट करती है, कहीं पे सारा काम प्राइवेट कंपनीज करती हैं, और कहीं पे सारा काम दोनों मिलके करती हैं। अगर चैप्टर के एंड में आपको ये तीनों क्वेश्चंस आ गए, इट मीन्स आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गया है एंड यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। यस, नाउ चॉइसेस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। सी, हमको रोज के टर्म में कुछ चॉइसेस करनी होती हैं। जैसे बारिश हो रही है तो स्कूल जाना है कि नहीं जाना है, घर पे रहना है, या फिर हमारे पास 2-3 घंटे हैं। अब उस 2-3 घंटे में हम पढ़ना चाहते हैं कि बिंज वॉच करना चाहते हैं, यूट्यूब देखना चाहते हैं, नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं, ये हमारी चॉइसेस हैं। ठीक है, जब भी हम कोई एक डिसीजन लेते हैं, कोई एक चॉइस को मेक करते हैं, तो दूसरे को हमको फॉरगो करना पड़ता है, जाने देना पड़ता है। सबको सब कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ ही दुनिया में लिमिटेड है, टाइम, रिसोर्सेस, मनी। तो हमको चॉइसेस बनानी पड़ती हैं। ठीक है, चॉइसेस क्यों बनानी पड़ती है, क्यों हमको फैसले लेने पड़ते हैं? क्योंकि सब कुछ इस धरती पे या सब कुछ इस दुनिया में लिमिटेड है, और अर्थ पे तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड मनी है, या फिर लिमिटेड ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके लिए हमको चॉइसेस बनानी पड़ती है। जैसे आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, अब आपको डिसाइड करना है कि आप उस लिमिटेड टाइम में पढ़ना चाहते हो, कोई स्किल डेवलप करना चाहते हो, या फिर उसको नेटफ्लिक्स में एंजॉय करना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि, एक मिनट, हाँ, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास, ओके, यस, मान लीजिए मेरे पास 2 आवर्स हैं। ठीक है, अब मेरे पास 2 घंटे हैं। आई हैव टू चॉइस, इधर आई कैन प्रिपेयर माई कॉन्टेंट ताकि मैं और अच्छे से पढ़ा सकूँ, है ना, अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूँ, और नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, थोड़ा सा चिल कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने चूज करा कि मुझे नेटफ्लिक्स देखना है। वेरी कोइंसिडेंस कि नेटफ्लिक्स से रेड कलर भी हमारे पास है। तो नेटफ्लिक्स देखने के लिए हमें अपने कंटेंट को जाने देना पड़ेगा। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी को हमने जाने दिया अपनी लाइफ से, क्योंकि हमने कुछ और चूज कर लिया था। ये जो हम जिसको जाने दे रहे हैं, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, इसको ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, जब भी किसी चॉइस को बनाने के लिए हम किसी एक चीज को जाने देते हैं, किसी एक चीज से हमें फॉरगो करना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है, वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि सब कुछ क्या है, विद लिमिटेड लैंड, राइट, लैंड भी लिमिटेड है, वाटर भी लिमिटेड है, लेबर मैन पावर भी हमारे पास लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है। तो किस चीज में हमको कितना टाइम देना है, कोई चीज हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए हमें चॉइस बनानी पड़ती है। और जिस भी चीज को हम गिवन अप करते हैं, जिस भी चीज को हम जाने देते हैं, जो भी उसकी वैल्यू है, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो व्हेन वन ऑल्टरनेटिव, हमारे पास ऑल्टरनेटिव था ना, या तो कंटेंट या तो नेटफ्लिक्स, तो एक ऑल्टरनेटिव को जो हमने जाने दिया, तो उसकी हमने कॉस्ट चुकाई है, एक कीमत चुकाई है। इसका क्या नाम है? अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट। अगर मैं नेटफ्लिक्स ना देखती, कंटेंट ना लेती, तो शायद मेरा वीडियो लेक्चर जल्दी आ जाता और अच्छे काम हो जाते, लेकिन नहीं, मैंने नेटफ्लिक्स देख लिया, तो आई पेड अ ह्यूज कॉस्ट फॉर दैट, एंड दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गॉट इट एवरीबडी? ठीक है, क्योंकि सब कुछ लिमिटेड है हमारे पास,
लिमिट ही है तभी तो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि सब कुछ लिमिटेड है तभी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट का जन्म ही हुआ है। अगर सब कुछ अनलिमिटेड ही होता, टाइम अनलिमिटेड है, पैसा अनलिमिटेड है, लैंड अनलिमिटेड है, तो चॉइस करने की जरूरत ही क्या थी, है ना। फिर तो जो करना है करो, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का मतलब बर्थ ही नहीं होता, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स गो टू, वेट अ मिनट, ओके, यस। सो हेयर वन, आई गेस थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा, मैं आपको इसको बनाकर दिखाती हूँ कैसे होगा ये। एक मिनट, यस। यहाँ पे हम थोड़ा सा सीखते हैं कि कैसे हमको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसमें कलर अच्छे अच्छे लेंगे, ठीक है, ओके। तो सबको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में, राइट, कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। थोड़ा सा लाइन गड़बड़ बन रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। हम एक्स एक्सिस पे कुछ चीज़ें लेते हैं, कुछ चीज़ें वाई एक्सिस पे लेते हैं, राइट। तो एक्स एक्सिस पे हमने लिया और वाई एक्सिस पे हमने कुछ लिया, ठीक है। अब हम सिमिलर ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया स्टडी एक्स एक्सिस पे, स्टडी इन आर्ट्स, और यहाँ पे हमने नेटफ्लिक्स ले लिया कि नेटफ्लिक्स हमको देखना है, तो उसके लिए हम कितने घंटे देने को तैयार हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मैक्सिमम दे सकते हैं 5 आवर्स, ठीक है। और यहाँ भी मैक्सिमम दे सकते हैं 5 आवर्स। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वॉट इट एवरीवन। अगर हमने सारा टाइम अपनी स्टडी को ही दे दिया, ठीक है, जो कि रेयर होने जाता है हमारे साथ, पर मान लेते हैं अगर हमने सारा टाइम अपनी स्टडी को ही दे दिया है, ठीक है, यानी कि 5 आवर्स हमने स्टडीज कर ली है, ठीक है, तो नेटफ्लिक्स को हम कोई भी घंटे नहीं दे पाएंगे। हमको ये मानना है कि हमारे पास दिन में सिर्फ 5 आवर्स ही हैं, अभी 24 घंटे नहीं है, अभी हमारे पास 5 आवर्स का ही फ्री टाइम है, ठीक है। ये हमको मान के चलना है। अब हमने सारा टाइम तो पढ़ाई को दे दिया, अच्छे बच्चे बन के हम 10th में आने वाले हैं, तो सोचा पढ़ लेते हैं, तो हमने 5 आवर्स स्टडी को दे दिया। इसका उल्टा भी कर सकते हैं कुछ बच्चे, मैं भी कर सकती हूँ, कि पूरा टाइम हमने स्टडी सॉरी नेटफ्लिक्स को दे दिया कि नहीं भाई अब तो हम बहुत फेडअप हो गए, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, टेस्ट वेस्ट भी अभी हुए होंगे स्कूल में, यूनिट टेस्ट वगैरह, तो सारा टाइम हम नेटफ्लिक्स को ही दे देते हैं। दीज 2 पॉइंट्स आर एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। या तो आप सारा टाइम दे रहे हो किसको, स्टडी को, या तो आप सारा टाइम दे रहे हो यूट्यूब को। इन दो एक्सट्रीम पॉइंट्स को जब हम जोड़ देंगे, किससे जोड़ें, इसको रेड से जोड़ते हैं, रेड अच्छा लगेगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को हमने जोड़ दिया, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, जान लेंगे कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो ये जो कर्व बन रहा है ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको हम पीपीसी भी कहते हैं, पीपीसी। अब इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल बना के हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे हमने लिया थोड़ा सा 2-3 टेबल बना देंगे, कॉलम वगैरह, ठीक है। स्टडी को हमने करा, नेटफ्लिक्स हमने देखा, ठीक है। यहाँ पे हम रिमार्क्स वगैरह लिखेंगे। तो हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम 5 आवर्स स्टडीज कर लें। जब हम 5 आवर्स स्टडी कर रहे हैं, दिख रहा है सबको 5 आवर्स स्टडी कर रहे हैं, यहाँ 0 होता है, सबको पता है। तो नेटफ्लिक्स हम कितना देख पा रहे हैं, आई गेस आपको ग्राफ देखना थोड़ा सा आ गया होगा, है ना, 9th में आ गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थोड़ा आ गया होगा। तो 5 पे अगर स्टडी चल रहा है तो नेटफ्लिक्स चल रहा है 0 आवर्स नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, ठीक है। 5 आवर्स नेटफ्लिक्स चल रहा है तो 0 आवर हम क्या देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, वेरी गुड। अब थोड़ा सा येलो पॉइंट पर आते हैं, अब आते हैं आगे, ये 4 था, यहाँ पे ये 1 था, ठीक है। अब मान लीजिए हमने डिसाइड करा कि हमको 4 आवर स्टडीज करनी है और 1 आवर पढ़ाई करनी है, तो लेट्स ज्वाइन दिस पॉइंट, ठीक, इसको हमने जोड़ दिया, यानी कि 4 आवर स्टडी करेंगे तो 1 आवर हम नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, यानी कि अगर हम 4 आवर स्टडीज कर रहे हैं तो 1 आवर हम नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमको 1 घंटा यहाँ से कम करना है तो 1 घंटा यहाँ अपने आप बढ़ जाएगा, दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कुछ ऑल्टरनेटिव आप गिव अप कर रहे हो, आपने 1 घंटा गिव अप कर दिया स्टडी करना, तो अब 1 घंटे नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, ठीक है। आप थोड़े से और ऊपर पॉइंट पर आते हैं, लेट्स टेक ब्लू, ओके, 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। अब 2 को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये 3 से ज्वाइन होगा,
ठीक है, ये कर्व थोड़ा सा भी गड़बड़ बना है, मैं इसको फिर से बना दूंगी, पर ये एक्चुअली इससे जॉइंट ही है, ठीक है, तो डोंट वरी। 2 आवर्स नेटफ्लिक्स देखने के लिए यू हैव टू गिव अप, मतलब सॉरी 3 आवर पढ़ने के लिए 2 आवर्स नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, 5 ही घंटे है ना, तो टोटल इनका 5 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि 3 आवर्स अगर हमने पढ़ाई करी तो बाकी 2 घंटे हम क्या देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे। वेरी गुड, ठीक है। अब ऐसे ही आप और पॉइंट्स को भी जोड़ दीजिए, है ना, ये 4 हो गया, यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। और ये सारे जो पॉइंट्स बन रहे हैं इनको मैं किससे बनाती हूँ, ग्रीन से बना देते हैं, चलिए, है ना। ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं ये इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है। ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं एक्चुअली हमको इन्हीं को जोड़ना है, ठीक है। ये लाइन रफ कर देते हैं थोड़ी सी, ओके ओके, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमको जोड़ना है, ठीक है। ये पॉइंट हमने इससे जोड़ा, इससे जोड़ा, यहाँ पे बना था पॉइंट, इससे जोड़ देते हैं और फिर लास्ट में आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी हम मान लीजिए लिख दें 2 आवर्स, तो यहाँ 3 हो जाएगा, पर सबका टोटल 5 आवर्स ही आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो कोई चीज़ पाने के लिए, अब नेटफ्लिक्स में हमने 1 आवर बढ़ाया तो 1 आवर इधर कम करना पड़ रहा है, तो जो 1 आवर की जो हमने मतलब बलि चढ़ाई है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जब हमने 2 आवर्स नेटफ्लिक्स देखना है तो 3 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटा यहाँ पे कम करना पड़ेगा, ठीक है। जब 3 आवर नेटफ्लिक्स देखना है तो 2 आवर्स करने पड़ेंगे, 3 घंटे हटाने पड़ेंगे अपने पढ़ाई से, समझ में आ रही है बात। और जब हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि इतना पॉसिबल तो है हमारे लिए प्रोडक्शन। अब ये तो हुआ स्टडी और नेटफ्लिक्स, है ना। इसको अगर हम किसी और चीज़ से वो कर दें, मतलब रिप्लेस कर दें, यहाँ हम लिख दें, सॉरी, यहाँ हम लिख दें वीट, कि वीट हमको 5 किलो उगाना है या 500 किलो उगाना है, और यहाँ हम कर दें बार्ले या राइस, मान लीजिए राइस, ठीक है। इस 5 को 500 मान लीजिएगा और बाकी सब 100 में मान लीजिए। तो 500 kg राइस उगाने, वीट उगाने के लिए हमको 0 kg ही हम राइस उगा पाएंगे, क्योंकि लैंड तो लिमिटेड है ना भैया। 500 किलो अगर वीट उग रहा है तो उस लैंड पे और कुछ नहीं उग सकता, लेकिन हम चाहते हैं दोनों चीज हम उगाएं, तो चलो ठीक है, 400 kg वीट उगा देते हैं और 100 kg राइस उगा देते हैं। तो ये डिसीजन हम लेते हैं, ये बहुत नॉर्मल डिसीजन है लाइफ का। और जब हम इसको मैथमेटिकल मॉडल में दिखाते हैं, जब हम इसको इकोनॉमिक्स में दिखाते हैं, तो अब इसको पीपीसी बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं, ठीक है। जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने ट्राई करा है कि मैं इसको अच्छे से समझाऊं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा, अरे कैसे होगा ये पीछे, ओके, एक मिनट, ओके। सो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन बार्ले और वीट का थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, मैं इसमें ट्राई कर देती हूँ लिखने का, थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ ठीक है। तो कॉम्बिनेशन क्या है, बार्ले इन केजी एंड वीट इन केजी। जब हम 0 kg बार्ले उगा रहे हैं तो 100 kg वीट उगा सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। बार्ले 100 kg उग रहा है तो वीट 0 kg है, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। ये बार्ले 100 kg उग रहा है, ये उल्टा मैंने आपको बताती, सॉरी, बार्ले 0 kg तो वीट 100 kg, ठीक है। बार्ले 0 kg कहाँ गया, ये देखिए 0, और ये 100 पे चल रहा है। फिर बार्ले यहाँ पे आया तो ये वीट इतना उगेगा। फिर जैसे जैसे एक यूनिट बढ़ता जा रहा है दूसरा यूनिट छोटा होता जा रहा है, जैसे जैसे एक यूनिट बढ़ता जा रहा है दूसरा यूनिट छोटा होता जा रहा है, एक यूनिट बढ़ रहा है एक यूनिट छोटा हो रहा है, एक यूनिट बढ़ रहा है एक यूनिट छोटा हो रहा है, क्योंकि हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स निकालने पड़ेंगे, कुछ चीजें गिव अप करनी पड़ेंगी लाइफ में, तभी जाके काम आगे बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि या तो चॉइस है कि 100 kg वीट उगा लो, या तो चॉइस है कि 100 kg बार्ले उगा लो, और दोनों साथ में उगाने हैं, तो देखना पड़ेगा कौन सी चीज ज्यादा उगानी है कौन सी चीज कम उगानी है। हो सकता है हम 40 kg वीट उगाना चाहते हैं तो 75 kg हम चलो बार्ले उगा लेते हैं, या फिर 90 kg वीट उगाना चाह रहे हैं तो चलो हमको 25 kg ही बार्ले उगाना पड़ेगा। तो जब हम इस सारे पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, ठीक है, तब ये बन जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। या ये कर्व आप अपनी लाइफ के लिए भी बना सकते हो, जब आपको दो चॉइसेस हो, पढ़ना है कि सोना है ना, बाहर जाना है, शादी में जाना है, पार्टी में, कि कुछ और काम करना है, तो उसमें भी हम ये कर्व्स बना सकते हैं। गॉट इट एवरीबॉडी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, कहाँ से बढ़ेंगे पर, ओके,
एक मिनट कर हाँ, ठीक है। तो ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विच शोज द ट्रेड ऑफ बिटवीन बार्ले एंड व्हीट। ठीक है, ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है? ट्रेड ऑफ का मतलब है कि जो चीज हम जाने दे रहे हैं अपनी लाइफ से, है ना, जो चीज हम जाने दे रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेड ऑफ बिटवीन बार्ले एंड वीट, की बार्ले अगर ज्यादा उगाने तो वीट कितना जाने देना पड़ेगा, और वीट अगर ज्यादा उगाने तो बार्ले कितना जाने देना पड़ेगा। और ए टू ई पॉइंट तक जितना भी ये कवर आप एरिया देख रहे हो वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्यों? क्योंकि टू ग्रो मोर बार्ले, अगर आपको दिख रहा हो आई गेस, टू ग्रो मोर बार्ले सम वीट मस्ट बी सैक्रिफाइस, यानी कि बार्ले ज्यादा उगाने के लिए वीट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और जब इन सिचुएशंस को हम ग्राफ में दिखाते हैं, कर्व के थ्रू दिखाते हैं, तो इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव। ठीक है, व्हाट डज इकोनॉमिक डील विद, अब हमने इकोनॉमिक्स पढ़ना ही है, तो इकोनॉमिक डील कैसे करती है, किस सब्जेक्ट मैटर से डील करती है? बहुत सिंपल सा इसका मतलब बात है, स्टोरी है कि दुनिया में लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, अब जब सब कुछ लिमिटेड ही है तो हमको चॉइस बनानी पड़ेगी कि हम क्या करना चाहते हैं, है ना। मान लीजिए 10 एकड़ लैंड है, 10 एकड़ लैंड पे फैक्ट्री उगना, मतलब फैक्ट्री होगी कि सर फैक्ट्री बनेगी, फैक्ट्री से प्रोडक्शन होगा आगे, कि हम वहाँ एग्रीकल्चर कर लें, कि वहाँ हम मॉल खोल दें, कि वहाँ हम क्या कर दें, क्योंकि लैंड तो लिमिटेड ही है। तो हमको पता करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। मान लीजिए आपके इनकम 50,000 रुपीज़ है, आप 50,000 इनकम में आप कितना सेव करते हो, कितना खर्च करते हो, कितना पार्टी में उड़ा देते हो, कितना स्विगी जोमेटो में उड़ा देते हो, ये सब जो आप डिसीजन सोच रहे हो ना अपनी लाइफ में कि कैसे हम मैनेज करें, कैसे हम बजट बनाएं, ये सब आता है इकोनॉमिक्स के अंदर। पर इसका थोड़ा सा डेफिनेशन वाला पार्ट भी है जो इसका मीनिंग वगैरह बताई गई है, तो वो भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, द वर्ड इकोनॉमिक केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया, शायद इसका यही प्रोनाउंसिएशन है, विच इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड, ओक्योस एंड, ओक्योस मीन्स हाउस होल्ड, क्योंकि हाउस होल्ड ही सारे डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड यानी कि घर के जो लोग हैं, जो लोग पैसा कमा रहे हैं, वही तो इन्वेस्ट करते हैं, वही तो सामान खरीदते हैं, वही तो टैक्स देते हैं, ठीक है, वही तो मनी सेव करते हैं बैंक में जाके। तो हाउस होल्ड ही सारा डिसीजन बनाते हैं, सारे डिसीजन मेकिंग, सारा इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड की वजह से ही चलता है। ठीक है, एंड मैनेजमेंट, कि कैसे अपने डिसीजंस को मैनेज करना है, कैसे अपने पैसे को मैनेज करना है, कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, जो भी लैंड हमारे पास है, लेबर हमारे पास है, कैपिटल हमारे पास है, मशीन्स हमारे पास है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है, ये जितनी भी डिसीजन मेकिंग है यही इकोनॉमिक्स में हमको करना रहता है। सिंस रिसोर्स हैव अ कॉम्पिटिंग यूज, कॉम्पिटिंग मतलब कॉम्पिटिशन है यूज का, मतलब मान लो हमारे पास लैंड है, तो लैंड का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन तो एग्रीकल्चर ही है, कि एग्रीकल्चर कर लेते हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ पे चलो फैक्ट्री बना देते हैं, ठीक है, या फिर चलो यहाँ पे हम अपार्टमेंट बना देते हैं, घर बेचेंगे, यहाँ पर फ्लैट्स वगैरह बेचेंगे। तो लैंड के भी कई सारे इस्तेमाल है। अब जो हमको सबसे प्रॉफिटेबल लगेगा हम उसमें तो लैंड लगाएंगे, ऑफ कोर्स वही हमारा दिमाग कहता है। तो ये इकोनॉमिक्स है, जो अभी तक आप करते आ रहे हो यही इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इंडिविजुअल्स भी ये डिसीजन लेते हैं, एंटरप्राइजेस यानी कि बिजनेसेस, एंड गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड हाउ टू बेस्ट एलोकेट देम, हाउ टू एलोकेट योर रिसोर्सेज, because resources are limited, as this decision affect the well-being of the people. Economics is very important for the government, for the society and for the people of India and society as a whole। यानी कि सारा लैंड अगर एग्रीकल्चर में लग गया तो एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाएगा, फैक्ट्रीज नहीं लग पाएंगी। सारा लैंड अगर फैक्ट्री में ही लग गया तो एग्रीकल्चर कैसे होगा, दूसरी कंट्री में डिपेंडेंट होना पड़ेगा। घर बना दिया सारा लैंड का, तो एग्रीकल्चर भी नहीं हुआ, फैक्ट्री में, तो घर खरीदेगा कौन, जब पैसा ही नहीं है तो कौन कल खरीदेगा। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, और इसी पूरे डिसीजन मेकिंग को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, इससे ही इकोनॉमिक्स डील करता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। ओके, यस, द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स डील विद हाउ चॉइसेस आर मेड। वेरी सिंपल, जो मैंने आपको बताया, बाय ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड है। अब आप लोग 9th में आ गए हो तो टाइम भी लिमिटेड ही होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके होंगे, सिलेबस बढ़ चुका है, प्रेशर बढ़ चुका है, सारा काम उससे नहीं हो पाता। ठीक है, तो सारा काम जब नहीं हो पाता, मतलब
टाइम लिमिटेड है ना, सारे काम अब नहीं हो सकते। अब आप एक दिन में या तो साइंस और मैथ पढ़ते हो, फिर दूसरा से इंग्लिश पढ़ते हो, क्यों? क्योंकि टाइम लिमिटेड हो गया है। वैसे ही इस धरती पे लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड पानी है, लिमिटेड विंड एनर्जी है, सब कुछ लिमिटेड है। और नीड्स और वांट्स का तो हमारा कोई है ही नहीं, मतलब कोई अंत है क्या कि हम कितना चाहते हैं अपनी लाइफ से। जिसकी 50,000 इनकम है वो 70 चाहता है, जिसकी 70 है वो लाख रुपए चाहता है, जिसकी लाख है वो करोड़ रुपए चाहता है। तो वांट्स और नीड्स की तो कोई कमी है नहीं हमारे यहाँ, ठीक है। यानी कि लिमिटेड पैसा से ही हम सब कुछ करना चाहते हैं, लिमिटेड रिसोर्स से हम सब कुछ करना चाहते हैं। इंडिया में इतना लिमिटेड लैंड है, तब भी हम चाहते हैं हम सब कुछ कर लें, डेवलप्ड बन जाए। तो उसके लिए हमको चॉइसेस बनानी पड़ती हैं कि कौन से ऐसे हम फैसले लेंगे जिससे हमारा काम होगा। और ये सब कुछ हम पढ़ते हैं अपने नए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इतना प्यारा था कि मैंने ग्रेजुएशन में भी इकोनॉमिक्स ही लिया, ठीक है। इट एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट इकोनॉमिक एंटिटीज, अच्छा ये इकोनॉमिक एंटिटीज, जैसे आप कोई मूवी देखते हो ना, है ना, मूवी देखते हैं हम लोग, सबने मूवी देखी होगी। कोई रिसेंट मूवी जो हम बताएं, हाँ मैंने रिसेंट मूवी कृष्ण अवतारम देखी थी, ठीक है। तो उसमें आपने देखा कि कौन कौन एक्टर्स था, कृष्ण जी एक्टर थे, राधा जी थी, सत्यभामा जी थी। तो ये सारे उस मूवी के एक्टर्स हैं, राइट। आपकी लाइफ के बहुत सारे एक्टर्स होंगे, आप खुद, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, ये आपकी लाइफ स्टोरी के एक्टर्स हैं, ठीक है। वैसे इकोनॉमिक को अगर हम मूवी की तरह देखें कि इकोनॉमिक एक मूवी है, एक स्टोरी है, तो उसके भी कुछ एक्टर्स हैं, उसके भी कुछ मेन इंपॉर्टेंट कहते हैं ना लीड रोल है। तो कौन है वो लीड रोल? पहला है कंज्यूमर, जो जितनी भी फैक्ट्री प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हो रहा है, वो खरीदेगा कौन? खरीदेगा कंज्यूमर, यानी कि ग्राहक, ठीक है। कंज्यूमर अपने पैसे से, अपने मनी से सर्विसेज और गुड्स को खरीदता है, तभी इकोनॉमी आगे बढ़ती है। अगर सारा सामान बन के रेडी है फैक्ट्रीज में, तो कोई खरीदने को राजी नहीं है। जैसे लॉकडाउन में मॉल्स वर रेडी, लॉकडाउन में goods were there, services were there, but there is no one to consume that. So economic fall down, इकोनॉमिक का बहुत बुरा हाल हो गया था, क्योंकि कोई भी कंज्यूम ही नहीं कर रहा है। द सेकेंड एक्टर इज प्रोड्यूसर, ठीक है, यानी कि प्रोड्यूस कौन करेगा, इनको गुड्स और सर्विसेज देने वाला है कौन? अच्छा बच्चों, शायद वैसे तो आपको पता ही होगा, पर ठीक है जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि गुड्स और सर्विसेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। गुड्स मतलब फिजिकल चीजें, है ना, ये बोर्ड, मेरा फोन, आप जिस लैपटॉप और फोन से देख रहे हो वो एक ऑब्जेक्ट है, तो वो एक गुड है जो आपने कहीं ना कहीं से खरीदा है, ठीक है। सर्विसेज आप एक्सपीरियंस करते हो, आप इसको ऑब्जेक्ट की तरह उठा के कहीं रख नहीं सकते। आप किसी हॉलीडे पे गए थे, वहाँ पे आपको बहुत मजा आया, बहुत अच्छे होटल में वो रुके थे, बड़ा अच्छा वहाँ पे सब कुछ था, सर्विसेज अच्छी थी, है ना, तो वो बस आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। वो अपने साथ लेके नहीं घूम सकते। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि पैसा तो आप सब पे खर्च कर रहे हो। कोई लैपटॉप खरीदना है तो उसमें भी पैसा खर्च करोगे, कहीं घूमने जाना है, फ्लाइट टिकट बुक करनी है तो उसमें भी पैसा खर्च करोगे, ठीक है। और इन दोनों को प्रोड्यूस करने वाले होते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है। गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फैक्ट्रीज में, सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं किसके? होटल्स में, एयरलाइंस में, इन सब में। द थर्ड एक्टर इज गवर्नमेंट, जो कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के रिलेशन को मेंटेन करता है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं प्रोड्यूसर ने बहुत ज्यादा हाई रेट बढ़ा दिए हैं, कंज्यूमर खरीद ही नहीं पा रहा है ना, सब कुछ फैक्ट्री में बढ़िया से है, कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, पर तब भी प्रोड्यूसर ने जानबूझ के रेट बढ़ा रखे हैं। तो गवर्नमेंट विल इंटरवीन मतलब दे विल स्टॉप द प्रोड्यूसर दैट नो यू कांट रेज द प्राइस सो हाई कि कंज्यूमर उसको खरीद ही ना पाए। जब कंज्यूमर उसे खरीदेगा ही नहीं तो इकॉनमी आगे कैसे बढ़ेगी? तो प्राइसेस को बहुत कम भी नहीं करना है, बहुत बढ़ाना भी नहीं है। ये भी हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। डिमांड सप्लाई कर्व हमको सब पढ़ना है। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? बैंक्स, ठीक है। आपके जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो पैसा आपका डबल करने का वावा करती है थोड़ा सा, है ना, स्टॉक्स वगैरह जो आप पढ़ते हो, स्टॉक एक्सचेंज होता है, वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कि कंज्यूमर के पास जो एक्सेस में पैसा है ना, कंज्यूमर के पास मान लो 50,000 उसकी इनकम थी, ठीक, अब उसका खर्चा तो 25,000 है, तो वो बाकी 25 का क्या करें? या तो वो उसको बैंक में रख देगा, या तो वो उसको इन्वेस्ट कर देगा। तो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, कहाँ बैंक में रखेगा? वो सब बैंक और इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये इस 25 को बढ़ा देंगे, है ना, इस पे इंटरेस्ट देंगे। इस 25 को हो सकता है 26 कर दें, हो सकता है 50 भी कर दें, डिपेंड्स ऑन मार्केट एंड एवरीथिंग, ठीक है। और ये तो हुआ कंज्यूमर के साथ इनका रिलेशन, ठीक है। इनका रिलेशन प्रोड्यूसर्स के साथ भी होता है। प्रोड्यूसर के साथ कैसे इनका रिलेशन होता है? प्रोड्यूसर
है ना। आपको आज अपनी फैक्ट्री खोलनी है, आपको आज अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको आज अपना नया स्कूल खोलना है, नया ऑफिस खोलना है। आपके पास अतः पैसा नहीं है कि सब पैसा एकदम बैंक पे रखा है, आज जाके लैंड खरीद लूंगा, नहीं। यू विल नीड एक्सेस मनी, ठीक है, आपको पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सो यू विल आस्क फॉर व्हाट, लोन्स। आपको लोन्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कंज्यूमर को भी पड़ती है, प्रोड्यूसर को भी पड़ती है। तो लोन्स कहाँ से मिलेंगे? लोन्स मिलेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यानी कि बैंक से, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी एक मूवी है तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें मतलब कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट, ये उसके चार बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या रिलेशन है वो भी हमको इसी चैप्टर में पढ़ना है। एंड लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अरे आगे बढ़ जाओ, हाँ, एक मिनट। ओके, हाउएवर गुड डिसीजन रिलाई ऑन डेटा, वेरी गुड, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, थोड़ी सी इसकी भी बारे में बात हम कर लेते हैं कि जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ का, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ, बहुत अच्छे से रिलेट कराती हूँ इस बात को मैं आपको कि हाँ, 10th अभी आएगा, ठीक है। 10th में सबके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सारे सब्जेक्ट्स में एक जैसे मार्क्स नहीं आएंगे। किसी किसी बच्चों के मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, हो सकता है इंग्लिश में कम आए। किसी किसी बच्चों के सोशल साइंस में बहुत अच्छे आएंगे, हो सकता है मैथ में कम आए। किसी किसी बच्चों के साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, हो सकता है सोशल साइंस में या इंग्लिश में कम आए, ठीक है। अब ये जो मार्क्स उनके आए हैं, ये उनका डेटा है, ये उनका डेटा है कि आगे हम अपनी लाइफ में कौन से सब्जेक्ट्स लें। अगर आप मैथ में पास ही नहीं हो पा रहे हो, बहुत मुश्किल आ रही है, और पीसीएम ले लिया तो बहुत मुश्किल होने वाली है, ठीक है। तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। बस आपको अच्छा लगता है, आपको सोसाइटी में एक इमेज बनाने एक चल गया कि हाँ, बड़ा जो बच्चे ले लेते हैं पीसीएम बड़े महान बन जाते हैं, तो यू विल फेल, मतलब बहुत मुश्किल आ जाएगी लाइफ में, ठीक है। उल्टा कर दिया, सोशल साइंस खराब है और फिर आर्ट्स ले लिया, ह्यूमैनिटीज ले लिया कि नहीं हमको तो कुछ बड़ा करना है लाइफ में, ऑफिसर वगैरह बनना है, पसंद नहीं है, पर आता कुछ नहीं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का भी कुछ हिसाब किताब पता नहीं है, पर ले लिया है, तो उसमें भी तकलीफ होगी। तो ये आप डिसीजन ले कैसे रहे हो? ये आप ले रहे हो अपने मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। और ये जो मार्क्स हैं, ये आपकी लाइफ का डेटा है, ठीक है। कुछ डेटा, कुछ नंबर्स हैं, आपकी लाइफ के नंबर्स हैं, ठीक है, परसेंटेज हैं, जो आपको बता रहे हैं कि हमें कौन सा डिसीजन लेना है, ठीक है। वैसे इकोनॉमिक में भी कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितने प्राइस पे प्रोड्यूस करना है, इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी हो सकती है, कैसे उसको बढ़ाएं, कैसे उसको कम करें, ये सब कुछ डिपेंड करता है डेटा पे, ठीक है। डेटा आता है, न्यूज़पेपर्स में बहुत डेटा आता है, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक बजट में बहुत डेटा आता है, इतने करोड़ का इकोनॉमिक बजट आ गया, इतना पैसा हमने खर्च कर दिया, इतना बच गया, इतना और चाहिए, ये सब डेटा है। और इस डेटा को एनालाइज करके, नंबर्स को एनालाइज करके कि हाँ, मैथ में कम है तो पीछे मत लो भाई, ठीक है, सोशल साइंस में ज्यादा है तो ले लो ह्यूमैनिटी, सिंपल। इसमें गेसवर्क नहीं चलता है ना, ये नहीं कि तुक्का मार रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैथ में नंबर क्या, चलो 33 आए पर क्या पीसीएम ले लेते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बेटा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि 10th में मार्क्स कम भी आते हैं तब भी वो लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। बट आई एम जस्ट हियर टू एक्सप्लेन दिस स्टोरी, ठीक है। तो गेसवर्क नहीं चलेगा, यू नीड टू हैव डेटा, यू नीड टू एनालाइज इट फर्दर एंड देन टेक द डिसीजन। गवर्नमेंट विल नॉट वर्क ऑन गेसवर्क कि हाँ, हमें लग तो रहा है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्शन बहुत अच्छा करने वाला है, चलो इनको दे देते हैं बजट। नो, हम उनको उनका पीछे का हिस्ट्री देखना पड़ेगा कि जब भी आज तक हमने इनको बजट एलोकेट करा है, रेलवे को बजट एलोकेट किया है, क्या सच में कुछ प्रॉफिट हुआ भी है कि ऐसे ही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। फॉर एग्जाम्पल, फैमिलीज एलोकेट देयर मनी फॉर एसेंशियल आइटम्स, है ना। सबसे पहले फैमिलीज एसेंशियल आइटम्स को एलोकेशन देती है, पैसा सबसे पहले यहाँ पे लगाती है। ये नहीं घर में सैलरी आती चलो पहले होटल चलो, चलो पहले शिमला का ट्रिप बुक कर लेते हैं, नहीं, पहले एसेंशियल आइटम्स आएंगे, पहले स्कूल में बच्चों की फीस सबमिट होगी, पहले घर का राशन आएगा, अगर रेंट है तो रेंट अलाउंस होगा, फ्यूल का चीजें होंगी, तब जाके आगे की बात बढ़ेगी, ठीक है। तो फैमिली ने डिसीजन ही तो लिया अपने डेटा के बेसिस पे कि हाँ, हमको स्कूल की फीस देनी है, बच्चों के लिए मेडिसिन और घर की मेडिसिन लानी है, फूड का इंतजाम करना है, इसके बाद हम जो पैसा बचेगा उसको नॉन एसेंशियल आइटम पे लगाएंगे। जैसे
ज्वेलरी खरीदने का मन है, थोड़ा पार्टी वार्टी में जाना है, एंटरटेनमेंट का मन है, मूवी वूवी आ गई है बहुत ज़्यादा, अगस्त में तो कुछ ज़्यादा ही मूवीज़ आती हैं, और कभी कभी रेस्टोरेंट्स भी जाना है घूमने के लिए। और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले यही काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो सेविंग्स, पैसा सेव भी करना है। ठीक है, तो ये सब हो तो डेटा के बेसिस पे ही रहा है। कुछ सर्टेन इनकम होगी, मान लो 50,000 या 60,000, तभी तो ये डेटा की वजह से तो हो रहा है कि चलो अच्छा ठीक है 5,000 हम यहाँ लगाएंगे, फिर 10,000 या 8,000 हम यहाँ लगाएंगे, हमको 10,000 रुपये सेव करना है। जब फैमिलीज इतना डिस्कशन कर रही हैं, फैमिलीज इतना डेटा पे चलती हैं, एक छोटी छोटी घर घर ऐसे चल रहे हैं, तो क्या लगता है गवर्नमेंट ऐसे ही काम कर देगी? गवर्नमेंट के पास तो इतनी सारी फैमिलीज हैं, गवर्नमेंट के पास तो पूरी कंट्री है संभालने के लिए, तो it will rely on data and analysis. If you ever heard the budget speech of our financial minister, then you will realize that how brilliantly she uses data. ठीक है, कि इतना करोड़ का बजट हमने यहाँ ओवरले करा है, दिस इज द थिंग, दिस इज द रिजल्ट, उसमें इतना पैसा बच गया या इतना पैसा ज़्यादा खर्च हो गया, ठीक है, दैट वी ऑल फाइंड बोरिंग, बट दिस ऑल डेटा आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर कंट्री। ठीक है, सोशल साइंस से ही कंट्री चल रही है। ठीक है, इकोनॉमी स्टडीज द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव associated opportunity costs and potential outcomes to help individual enterprises and institution make decision। हर साल बजट आता है, बिल्कुल आता है। बजट जिसको समझ में नहीं भी आता, जिसने इकोनॉमिक्स वगैरह नहीं पढ़ी है, घर में बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पीसीएम लिया था, नहीं पढ़ी इकोनॉमिक्स वगैरह, सब भूल गए, है ना, लेकिन तब भी न्यूज़ चैनल्स में वो वाला सेक्शन ज़रूर देखते हैं कि क्या चीज़ महंगी हो गई, क्या चीज़ सस्ती हो गई। जो महंगी हो गई है वो नहीं लेंगे, जो सस्ती हो गई है वो ले लेंगे। ऐसी फैक्ट्रीज के लिए भी होता है। ठीक है, जो चीज़ महंगी हो गई है, मान लो महंगा हो गया है, मान लो गोल्ड महंगा हो गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो क्या लगता है ज्वेलरी हाउसेस जो है वो बहुत ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करने लग जाएंगे क्या, कि हाँ भैया और बनाओ, और नए नए डिज़ाइन निकालो? नो, गोल्ड प्राइसेस आर राइजिंग, तो उनको पता है अब कस्टमर कम आएगा, अब ज़्यादा बनाओ मत, जो है उसको पहले निकालो। ठीक है, मान लो ये आ गया कि अब स्टील थोड़ा सा प्राइस कम हो जाएगा, स्टील के प्राइसेस कम होने वाले, तो स्टील के बर्तन और बनेंगे, है ना। अब फैक्ट्री सोचेंगी कि जब स्टील सस्ता हो ही रहा है तो चलो बढ़िया से और बनाते हैं, बढ़िया से और नए नए डिजाइन के हम यूटेंसिल्स निकालते हैं, क्योंकि स्टील अब सस्ती हो रही है तो लोग सस्ते के चक्कर में खरीदेंगे जरूर। ठीक है, तो हर घर, हर फैक्ट्री, हर इंसान डिसीजन लेता है, डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेता है। हमने बस रियलाइज नहीं करा, आज तक ध्यान नहीं दिया। इकोनॉमिक्स तो हमारे आस ही पास चल रही, तभी तो इसको सोशल साइंस कहते हैं। सोशल साइंस, सब कुछ आस पास ही चल रहा है आपके, ठीक है, प्लस साइंस भी है। साइंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि सोशल साइंस भी बिना डेटा के नहीं चलता। ठीक है, जैसे साइंस में आप ग्रेविटी पढ़ते हो, फॉर्मूले पढ़ते हो, एक वैल्यू निकालते हो, वैसे ही सोशल साइंस में भी बहुत इकोनॉमिक्स में मैथ लगती है। इफ यू विल टेक इकोनॉमिक्स इन 11th देन यू विल रियलाइज कि स्टैटिस्टिक, ग्राफ्स, मीन, मीडियन, मोड, ये सब कुछ इसमें लगने वाला है। तो ये सब पढ़ के जितने भी डेटाज हैं ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को डिसीजन लेने में कि हमको रेपो रेट कितना रखना है, इंटरेस्ट रेट कितना रखना है, ये सब के चक्कर में। ठीक है, अगर आपको भी समझ में नहीं भी आ रहा है कि रेपो रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, डोंट वरी, ये बस नाम बड़े हैं, इनका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, वी विल लर्न इट लेटर, राइट। ओके, सो लेट्स गो फर्दर, वन मिनट। ओके, यस, तो अब ये है कि कैसे हम डेटा को यूज करते हैं। ये थोड़ा सा इसका इमेज गलत हो गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, तभी थोड़ा सा ब्लरी नहीं दिखेगा हमको। ठीक है, अब सही रहेगा। ओके, तो ये दे वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, चलो, है ना, अब आ ही गए हैं तो इंग्लिश भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि दे वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि इंडिविजुअल्स के लिए यूज हो रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के यूज हो रहा है। यही सब लोग ये रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट निकालता है, गवर्नमेंट कौन सी रिपोर्ट निकालता है, इकोनॉमिक सर्वे निकालता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर कंपनी के निकलते हैं कि कितना खर्चा हुआ, कितना लोन लेना पड़ेगा, क्या हमको एक्स्ट्रा मन आना है, कंपनीज इसको यूज करती हैं, एनालाइज करती हैं और इससे डिसाइड करते हैं कि अब हमारे क्या रिस्क है और क्या अपॉर्चुनिटी है।
जो सामान सस्ता हो गया, जैसे मैंने आपको बताया स्टील, स्टील अगर सस्ती हो गई है तो स्टील इंडस्ट्रीज जो है, बहुत सारी स्टील इंडस्ट्रीज होती है इंडिया में, ज्योग्राफी में हमें इसका मैप पढ़ना है अगले साल, ठीक है। स्टील की इंडस्ट्रीज जो होती है उनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज हो गई, है ना। स्टील सस्ती हो गई है भैया, बनाओ बढ़िया से स्टील बनाओ, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है मतलब आपको, ठीक है। गोल्ड महंगा हो गया है, दुख की बात है, पर महंगा हो गया है, तो गोल्ड के लिए तो रिस्क बढ़ गया। अब लोग जल्दी गोल्ड खरीद भी रहे हैं, और जैसे प्राइस का फ्लक्चुएशन देखते हैं, एक साल में गोल्ड ने कितना राइज करा है, ठीक है, तो इसका रिस्क बढ़ गया। ज्वेलरी शॉप्स के लोग परेशान होने लग गए कि अब हम लोग कैसे काम चलाएं, ठीक है। तो 1 ग्राम गोल्ड वाले बहुत सारे बिजनेसेस चल गए, उनको नई अपॉर्चुनिटी मिल गई। देखा, ऐसे ही होता है, गोल्ड से क्या हुआ, रिस्क बढ़ गया ज्वेलर्स का, है ना, जो गोल्ड प्योर गोल्ड ज्वेलरी बेचते थे। पर जो 1 ग्राम, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस चल रहे हैं जो 1 ग्राम ज्वेलरी बेचते हैं, यानी कि आपके वो ज्वेलरी में वो ज्वेलरी पीस कितना भी बड़ा हो पर उसमें 1 ग्राम गोल्ड होता है, तो पूरी तरह से नकली भी नहीं है, पूरी तरह से असली भी नहीं है। ये बिजनेसेस का अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई, क्योंकि लोगों ने इसको खरीदना शुरू कर दिया कि चलो 1 ग्राम ही सही है, तो है ना, तो इनकी अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई। हर तरफ ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो किस किस चीजों में हमको ये हेल्प करता है, पॉलिसी मेकिंग में, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लेकर आएगी, गवर्नमेंट टैक्स रेट को कैसे रखने वाली है, गवर्नमेंट कितना एग्जेम्पशन देने वाली है, कितने इनकम तक हमको टैक्स नहीं देना होगा, कैसी पब्लिक पॉलिसीज बनेंगी, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुलेंगे, कितने गवर्नमेंट स्कूल खुलेंगे, क्या टैक्सेशन होगा, ठीक है, वो सब अगर आपको नहीं समझ आ रहा है मैं पढ़ के बता देती हूँ। गाइडिंग गवर्नमेंट ऑन टैक्सेशन एंड वेलफेयर स्पेंडिंग, आई विल लीव this PPT in my description box so that you can reach it out, right, ताकि आप पढ़ सको अगर आपको इसे पढ़ना है तो, ठीक है। देन बिजनेस कंसल्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेसेस कैसे ग्रो करेंगे, है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे आगे बढ़ेगा, कितने लोग को हायर करना है, कितने लोग को निकाल देना है, ठीक है, ये सब भी इकोनॉमिक पे ही डिपेंड करता है। जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो लोगों की नौकरियां बहुत जाती हैं, जब इकोनॉमी बूम होता है, इकोनॉमी बहुत अच्छी चलती है, तो बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं, ठीक है। रिसर्च एंड एजुकेशन, द पीपल हु आर you know giving their life to economic, they are studying economics very nicely, तो उनकी रिसर्च, उनके एजुकेशन में ये सर्वेज, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत काम आते हैं, ठीक है। मेनी ऑफ यू विल think to become officer, RBI officer or RBI manager, or maybe IRS officer, that is Indian Revenue Services, okay। तो उसमें आपको ये सब करना पड़ता है, उसमें रिसर्च वगैरह डेली बेसिस पे आपका यही काम रहता है, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको रेवेन्यू, गवर्नमेंट का टैक्सेशन कैसे चल रहे हैं, दे विल ऑल हेल्प यू, ठीक है। जैसे ही मैं ऑफिसर्स की बात करती हूँ, RBI की बात करती हूँ, आंखें चमक जाती है, एंड आई होप आपकी भी चमक जाए अगर आप में से कोई ऐसा कुछ ड्रीम देख रहा है अपने लिए, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइजिंग, जो आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड, सही है, सचिन तेंदुलकर जिसका ऐड करते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, फाइनेंशियल एडवाइजेज है, ताकि लोग अपना पैसा बैंक में ना रखें, है ना, उसको इन्वेस्ट करें, ठीक है। SIPs खोले, म्यूचुअल फंड्स खोले। ये इन्वेस्टमेंट से होगा क्या, मान लीजिए किसी ने अपना 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, अभी 10 लाख उसने इन्वेस्ट कर दिया है, कल को निकालेगा 10 लाख एक साथ तो नहीं निकाल लेगा, आराम आराम से निकालेंगे ना। ये 10 लाख रुपए अब लग जाएगा गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट करा रही है, जो बाकी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, वहां ये पैसा लगेगा। अब वहां पैसा लग गया तो कुछ इनकम जनरेट भी तो होगी। मान लो हमने 10 लाख रुपए लगाए थे, 11 लाख रुपए जनरेट हो गए और प्रोडक्शन से आ गए, तो अब उस इंसान को जिसने इन्वेस्टमेंट करा था उसके लिए भी प्रॉफिटेबल हो गया ये चीज कि हाँ भैया 10 लाख लगाए थे 11 लाख हो गए, ऐसे तो ये पैसे बढ़ते नहीं। और गवर्नमेंट को भी अचानक से 10 लाख रुपए मिल गया, गवर्नमेंट के पास अपना पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास हमारा ही पैसा है। डोंट इवन थिंक कि गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा छाप सकती है, पहले तो गवर्नमेंट पैसा छापती नहीं, RBI पैसा छापती है, RBI प्रिंट द करेंसी, बट गवर्नमेंट एज वेल एज RBI अनलिमिटेड पैसा नहीं प्रिंट कर सकते, देयर इज ऑलवेज अ लिमिट टू प्रिंट करेंसी, ठीक है। तो कभी भी गरीबी को पैसा और करके नहीं हटाया जा सकता, ठीक है, या फिर महंगाई को भी ऐसे हम नहीं कर सकते। पैसा छापना इज अ वेरी बिग डिसीजन, इज अ वेरी क्रूशियल डिसीजन फॉर इकोनॉमी, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा करेंसी प्रिंट हो जाती है वो कंट्रीज को, मतलब उनका डेवलपमेंट ना होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, समझ में आया, ओके, लेट्स गो फर्दर। अरे यार, एक मिनट, ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
हाँ, ये इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है? ये वीडियो लेक्चर पार्ट 1 को यहीं तक रखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। पर इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया ना बच्चों, तो प्लीज़ इसको आप मतलब पीपीटी जो है ये मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ गो थ्रू इट वंस, ठीक है? बाकी मैं समझा तो देती हूँ, एनसीईआरटी बहुत हमारे देश के होनहार लोगों ने लिखी है, ठीक है? जो भी देश में इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का जो भी बेस्ट ऑफ द माइंड्स है, बेस्ट ऑफ द स्कॉलर्स है, वो एनसीईआरटी बुक्स लिखते हैं। तो इतने सारे ग्रेट माइंड जब बुक लिखेंगे तो वो टफ लैंग्वेज लिखते हैं, थोड़ी इतनी इजी लैंग्वेज नहीं लिख पाते, ठीक है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उसके लिए ही टीचर्स हैं, हम लोग हैं, ताकि ये लैंग्वेज हम आपके लिए ईजी कर सकें, ठीक है? सो डोंट वरी, जब आपको एनसीईआरटी की लाइन्स पढ़कर दिमाग घूम जाए, डोंट वरी, यू विल लर्न इट स्लोली स्लोली, ठीक है? तो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताया गया है कि इकोनॉमिक सर्वे कैसे हमारी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब इकोनॉमिक जो बजट होता है, इकोनॉमिक बजट जो होता है वो अगले साल के लिए होता है। मतलब इस साल इकोनॉमिक बजट फरवरी मार्च में आता है, ठीक है? वो इस साल के लिए आ रहा है, अप्रैल से वो स्टार्ट हो जाएगा कि इस साल हमारा ये प्लान है, दिस इज अ प्लानिंग कि हम इस साल इतना पैसा यहाँ पे रेलवे में करेंगे, ये पैसा मालूम स्कूल्स में लगाएंगे। तो बजट जो है वो एक्चुअली प्लानिंग का पार्ट है। जैसे आप 9th में आते आपने प्लान करना शुरू कर दिया होगा अप्रैल में कि इस साल तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, बिल्कुल भी एकदम एक भी दिन छुट्टी नहीं, है ना? एकदम दिल लगा के मन लगा के जो हो गया 8th तक पढ़ेंगे। आपसे भी 10 गुना ज्यादा 10th वाले लोगों ने प्लानिंग करी होगी। तो ये बजट का काम है कि अगले मतलब इस साल जो हमारा मान लो 2026 है, इस 2026 का फरवरी में आया था बजट, ठीक है? तो अब अप्रैल सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है, इसको काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल से लेकर नेक्स्ट मार्च 2027 तक, अप्रैल 2026 से लेके नेक्स्ट मार्च 2027 तक हम कितने खर्चे करने वाले हैं, कहाँ कहाँ से हमें और पैसा लोन के रूप में लेना है, वो सब बजट बताता है। इकोनॉमिक सर्वे इज योर रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड आता है ना साल के एंड में कि जो बेटा दिन साल भर तुमने करा है जरा देख तो ले कहाँ कितनी पढ़ाई करी है, हम भी तो देखें कितनी पढ़ाई हो रही है। तो वो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है? कि गवर्नमेंट ने ये बजट तो पिछले साल भी निकाला ही होगा, 2025 में भी निकाला ही होगा। तो 2025 में जो बजट निकाला था वो कितने अच्छे से लागू हो पाया, कितने अच्छे से वो फंक्शन कर पाया। मान लो बजट में लिखा था कि भैया 1000 स्कूल खोलने हैं नए, बच्चों को बढ़ाना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चलाना है, राइट टू एजुकेशन बढ़िया से करवाना है। 1000 स्कूल्स का वादा था, पैसा भी निकाला गया, खुद 100 भी नहीं पाए। तो इकोनॉमिक सर्वे ये सब बताएगा, ठीक है? इकोनॉमिक सर्वे बताएगा कि भैया जी आपने जो बजट निकाला था ना पिछले साल, उसका रिजल्ट क्या रहा है ना? क्या उतना अचीव कर पाए हम लोग कि बस बातें ही हुई हैं? वो सबका साथ सबका विकास, है ना? क्या सबका साथ सच में हो पाया, सबका विकास सच में हो पाया? वो इकोनॉमिक सर्वे बताता है। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एन important annual document prepared by, very important, it can come in 1 mark, की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है? एंड प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिफोर द यूनियन बजट, यानी कि बजट आने से पहले अपनी अगले साल की प्लानिंग बाद में बताना, पहले आज का रिजल्ट बताओ। टीचर्स आते हैं, तुम खड़े होकर बताने लगते हो कि अरे हम तो इस साल मैम इतना पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा रोज पढ़ रहे हैं। वो पूछेंगे पहले बताओ पिछले साल नंबर कितने आए थे, 8th में कितने नंबर आए थे तुम्हारे, तब तो देखे कितना पढ़ रहे हो, देखे तब पता चलेगा तुम्हारी कितनी कहाँ पढ़ाई पहुंची है, ठीक है? इट रिव्यूज, रिव्यू कि पिछले साल क्या हुआ है, द कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पास्ट ईयर, पिछले साल हमारी क्या परफॉर्मेंस हुई है, एंड एनालाइज वेरियस सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एवरीथिंग, ठीक है? जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज एंड अदर एरियाज, एम्प्लॉयमेंट, देने की नौकरी बहुत बातें करी थी, दी कितनी, पेपर लीक कितने हुए, है ना? सीटें तो बहुत भरनी थी नीट की, कहाँ पहुंचा सामान, कहाँ है सब कुछ, इन्फ्लेशन, महंगाई, है ना? पता चले डेवलपमेंट तो हो रहा है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बढ़ रहे हैं, पर बन कैसे रहे, सब कुछ महंगा हो रहा है इसलिए बढ़ रहा है ना? इन्फ्लेशन, एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? राइट टू एजुकेशन तो हमको मिल गया, कितने लोग पढ़ पा रहे हैं स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में क्या हो रहा है, टीचर्स किसी और को हायर कर लेते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक न्यूज पढ़ी थी, वन हेड मास्टर वॉज देयर ऑफ वन विलेज हु इज ड्रॉइंग 65,000 सैलरी, 65,000 रुपीज एज अ सैलरी, 65,000 मिल रहे हैं हेडमास्टर को वहाँ के,
और एक लड़की हायर कर रखी है कितने रुपीज में, 4500 रुपीज में, कि बेटा तुम जाओ तुम पढ़ाओ। तो बताना पड़ेगा ना, जवाब देना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा, वरना जंतर मंतर में प्रोटेस्ट होते देर नहीं लगेगी। ठीक है। हेल्थ, सबको पता है हेल्थ का, आपने देखी होंगी बहुत सारी रील्स, ग्लूकोज की बोतल लोग हाथ में लेके खड़े हुए हैं। देखिए ये पूरे इंडिया की सच्चाई नहीं है, रील्स वही वायरल होती हैं जो गवर्नमेंट की खराब साइड दिखाती है। गवर्नमेंट, बिलीव मी, गवर्नमेंट बहुत काम करती है, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है। वंस यू स्टार्ट रीडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, यू विल रियलाइज दैट गवर्नमेंट इज डूइंग अ ह्यूज एंड गुड जॉब। ठीक है। बस जो नीचे के लेवल पे लोग काम कर रहे हैं ना, वो बहुत गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है। एंड वी नीड टू इम्प्रूव दैट। ठीक है। हेल्थ पे भी बहुत पैसा एलोकेट होता है, पर हर साल उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ को स्मूथ बना दें। स्कूल से घर जाना है, घर से स्कूल आना है, बीच में रोड खराब है तो रोज टाइम लगेगा, आधे बच्चे लेट होंगे, आधे बच्चे जाएंगे नहीं कि भैया कीचड़ है आज तो नहीं जाएंगे। रोड स्मूथ हो जाएगी तो सब जाएंगे, सारी गाड़ियां जाएंगी वहां से। ठीक है। रात में सोलर लाइट्स लग जाएंगी, बढ़िया जलेंगी, तो लड़कियां भी आराम से बाहर निकलेंगी, उनको डर नहीं लगेगा। अंधेरा रहता तो पेरेंट्स भी कहते हैं मत जाओ बेटा, सब गाँव में तो अंधेरा हो जाता है, मत जाओ मत जाओ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, इंडस्ट्रीज, metro station, metros, train, it all comes under infrastructure. It discusses future challenges, very important, कि आगे जीवन में आने वाले हमारे क्या चैलेंजेस होने वाले हैं। ठीक है। इसीलिए मैं इसका एक वर्ड पढ़ रही हूँ क्योंकि हो सकता है ये ब्लर दिख रहा हो, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया था ना, तो वो थोड़ा सा पिक्सल्स के फट गए हैं। ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द इकोनॉमी, यानी कि हमारे क्या चैलेंजेस थे, क्या पोटेंशियल चैलेंजेस थे, क्या हमने चैलेंजेस फेस करे और क्या नई अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आई हैं। मान लो 1000 स्कूल खुल गए होते, अच्छे से चल रहे होते, तो आज शायद हम उस पर स्मार्ट बोर्ड लगा देते या कंप्यूटर लैब्स खोल देते, तो और अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ जाती। दिस हेल्प पीपल अंडरस्टैंड हाउ द इंडियन इकोनॉमिक इज परफॉर्मिंग। हम में से कोई इकोनॉमिक सर्वे पढ़ता नहीं है, सिर्फ जिनको पेपर देना है यूपीएससी का वही लोग पढ़ते हैं। आई एम ऑल्सो रीडिंग इट फ्रॉम लास्ट 2 years। ठीक है। और बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बेसिकली इट्स अ ह्यूज डॉक्यूमेंट, उसको पढ़ा भी नहीं जा सकता, पर एटलीस्ट वी कैन डू बेसिक थिंग। हम उसका स्पीच देख सकते हैं या उसके एनालिसिस वीडियोस देख सकते हैं जो 1-2 घंटे के होते हैं, 3 घंटे की मूवी देख लेते हैं, देश के लिए 1 घंटे के लिए तो समय निकाल ही सकते हैं। ठीक है। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग बिग न्यूज चैनल्स, वी शुड वॉच एनालिसिस ऑफ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है। एंड व्हाट स्टेप्स द गवर्नमेंट मे टेक टू इम्प्रूव ग्रोथ, यानी कि गवर्नमेंट जब बताती है कि भैया ये काम नहीं हो पाता, तो बताती है ना, हाँ हाँ इस साल कर देंगे, इस साल ऐसे हो जाएगा। जैसे आप लोग बताते हो ना, मैम पिछली बार मैथ में थोड़े कम नंबर आ गए थे, पर इस बार मैं पहले से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैम, देखिए रोज 10 क्वेश्चन, रोज 20 क्वेश्चन कर रहा हूँ। वैसे गवर्नमेंट भी करती है। ठीक है। कि देखिए ये हो गया है, लेकिन अभी आगे काम हो रहा है, वही ना पंचायत वाला मीम जो था, सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है। और लोग कहते हैं कितना धीमे धीमे होगा। एंड बजट बाय प्रोवाइडिंग क्रूशियल इंसाइट्स, है ना, कि लोगों को पता तो चले कि क्या लोग ही बॉस है। डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है, बॉस तो हम लोग है ना बेटा, तो बॉस को सारी खबर होनी चाहिए, यानी कि हमको सारी खबर होनी चाहिए, पर हम अपने को बॉस मानते नहीं है तो खबर भी नहीं लेते हम लोग। वाइल मेकिंग पॉलिसीज रिलेटेड डिसीजन, कि अब हम क्या पॉलिसीज बनाएंगे, अब हम क्या डिसीजंस लेंगे। इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर सिटीजन्स, बट सिटीजन्स आर नॉट इवन बॉदर्ड बाय दिस, है ना, वो तो स्किप करते हैं इसको, बिल्कुल रील को हटा ही देते हैं जो बजट वगैरह की आ रही थी कि हमें क्या करना, हम क्यों जाने, जैसे हम तो बिल्कुल देश में रहना ही ना हमको, हमें तो क्या करना देश के से करना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। यू ऑल आर रीडिंग दिस एंड मेक श्योर कि अगला जो भी बजट आए, नेक्स्ट ईयर आएगा, अगला जो भी इकोनॉमिक सर्वे आए, पूरा नहीं तो इसका एनालिसिस तो आप देखें ही। ठीक है। एज इट एक्सप्लेन इकोनॉमिक डेटा इन क्लियर मैनर, इकोनॉमिक डेटा है कि भैया 500 करोड़ खर्च हुए थे, कहाँ खर्च हुए थे, बचे कितने, ज्यादा कितने लगे, 500 करोड़ के बाद ऊपर पैसा कहाँ लेना पड़ा, ऐसा तो नहीं 200 करोड़ का बाहर से लोन लेना पड़ रहा है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट से लोन लेना पड़ रहा है, तो वो सब कुछ हमको बताया जाता है। और आपकी बुक में बजट का लिंक भी दिया हुआ है जिसमें आप इस साल का बजट या पिछले जितने सालों को बजट चाहे पढ़ सकते हो। ठीक है। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं पे, मतलब इस वीडियो को एटलीस्ट यहीं पे एंड करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी कवर करेंगे। ठीक है।
बहुत छोटा सा थोड़ा सा ये टॉपिक्स बचे हैं, वो हम जल्दी से कवर कर लेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. एंड ये मेरा पहला स्मार्ट बोर्ड का लेक्चर है, तो आई होप आपको थोड़ा सा तो अच्छा लगा हो. ठीक है, थोड़ा सा मैं बीच में फंबल कर गई थी, थोड़ा सा माफ करेंगे. और if you like it, then please like it, subscribe it, or whatever you can do for me. I will be highly grateful. ठीक है, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.